नमस्कार, काव्य सारांश चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी पहल इस चैनल के माध्यम से देशी और विदेशी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकारों की कालजयी कहानियों पर रेखा चित्र बनाकर उसके सारांश को रोचक और मनोरंजक ढंग से आप तक पहुंचाना है। आशा है हमें आपका सहयोग और प्यार हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सभ्यता का रहस्य। सभ्यता का रहस्य कहानी के लेखक भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में सभ्यता के रहस्य कहानी का कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारत का चित्रण कर अपने जीवन संस्मरण से एक प्रसंग उठाकर सभ्य और असभ्य व्यक्तियों के बीच के भेद को बतलाने का प्रयास किया है। सभ्यता के रहस्य कहानी में 3 प्रमुख पात्र हैं, जिनमें से एक हैं राय साहब रतन किशोर। अंग्रेजों के समय में राय साहब की पदवी धारण करने वाले उच्च पद पर आसीन शिक्षित अफसर। दूसरे हैं दमड़ी, उनके बंगले पर राय साहब के बंगले पर घसियारे का काम करने वाला गरीब किसान। और तीसरे हैं स्वयं मुंशी प्रेमचंद, राय साहब के मुंशी, जो इस कहानी का आंखों देखा वर्णन कर रहे हैं और कहीं कहीं स्वयं को मैं, मुझे और मैंने कहकर संबोधित कर रहे हैं। यूं तो मेरी समझ में हजारों बातें नहीं आती हैं, जैसे रोज प्रातः काल उठकर आदमियों का बाल मूड़ना। क्या अब अपने बालों का बोझ आदमियों पर नहीं संभलता? सभी पढ़े लिखे आदमियों की नजरें एक साथ इतनी कमजोर क्यों हो जाती हैं कि सभी को नजर के चश्मे चढ़ाने पड़ते हैं, और लोग खिताब और उपाधियां पाने के पीछे इतने पागल क्यों रहते हैं, इत्यादि। मैं जानता हूं कि यह सब कुछ और कुछ नहीं, स्वयं को सभ्य, पढ़ा लिखा और आधुनिक दर्शाने की कवायद है। परंतु मूल प्रश्न यह है कि आखिर सभ्य कौन है? यूं तो इसका जवाब कोई बच्चा भी दे सकता है, पर यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं। क्योंकि अगर कोट पैंट पहनना, टाई हैट लगाना, मेज पर बैठकर खाना खाना और दिन में बार बार कोक, चाय और सिगार पीते हुए चलना सभ्यता है, तो फिर तो उन अंग्रेजों को भी सभ्य कहना होगा जो शाम को कभी कभी सड़क पर टहलते नजर आते हैं तत्कालीन समय अनुसार। वे अंग्रेज शराब के नशे में सुर्ख आंखों और लड़खड़ाते कदमों से रास्ते चलने वालों को अनायास छेड़ते हुए चले जाते हैं। तो क्या गोरों को सभ्य कहा जा सकता है? कदापि नहीं। तो इससे यह तो सत्यापित हुआ कि सभ्यता का संबंध देह और रहन सहन से नहीं है, वरन आत्मा से होता है। मेरे गिने चुने मित्रों में से एक हैं राय रतन किशोर। बहुत ही सहृदय, उदार, बहुत अधिक शिक्षित और एक बड़े पदाधिकारी। अंग्रेजों से अच्छा खासा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्चे के लिए काफी नहीं होती है। 1/4 वेतन तो बंगले के रखरखाव की ही भेंट चढ़ जाता है, इसलिए वे अधिकांशतः चिंतित ही रहते हैं। यहाँ तक कि बंगले के लिए प्रतिवर्ष किसी दूसरे मद के लिए प्रदाय किए हुए बजट का भी उपयोग करना पड़ता है। जब उनके वरिष्ठ अधिकारी राय साहब से पूछते हैं कि तुम इतने दौरे क्यों करते हो, तो वे जवाब देते हैं कि इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे ना करूं, जनता को शांत नहीं रखा जा सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि राय साहब उतने दौरे वास्तव में नहीं करते जितने कि अपने रोज नामचा रजिस्टर पर दर्ज करवा दिया करते हैं। उनके पड़ाव शहर से 20 मील, शहर से 50 मील पर होते हैं। खेमे वहां गड़े रहते हैं, कैंप के अमले वहां पड़े रहते हैं, और राय साहब स्वयं घर पर मित्रों के साथ गपशप करते रहते हैं। पर किसी की क्या हिम्मत कि राय साहब की अच्छी नीयत पर संदेह कर सके। उनके सभ्य पुरुष होने में किसी को कोई शंका नहीं हो सकती। एक दिन मैं उनसे मिलने गया तो उस समय राय साहब अपने घसियारे दमड़ी को डांट रहे थे। दमड़ी रात दिन का नौकर था, लेकिन अपने घर रोटी खाने जाया करता था। कल रात को किसी कारणवश वह यहाँ वापस ना आ सका, इसलिए
राय साहब उस पर बरस रहे थे। राय साहब, जब तुमको रात दिन के लिए रखे हुए हैं तो फिर तुम घर पर क्यों रुके? अब कल के पैसे कट जाएंगे। दमड़ी, हुजूर, एक मेहमान आ गया था इसलिए वापस ना आ सका। राय साहब, तो कल के पैसे भी उसी मेहमान से ले लो। दमड़ी, सरकार, अब कभी ऐसी गलती ना होगी। राय साहब, बकबक मत कर। दमड़ी, हुजूर। राय साहब, 2 रुपए जुर्माना। दमड़ी रोता हुआ चला गया। कसूर यह था कि अपनी रात्रि गैर हाजिरी की माफी कराने स्वयं से आया था, पर यहाँ तो 2 रुपए का जुर्माना उस पर ठुक गया। यह एक रात को गैर हाजिर होने की सजा थी। बेचारा दिन भर का काम पूरा कर चुका था, बस रात को यहाँ सोना भर ही था। उसका दंड था ये, और घर बैठे भत्ते उड़ाने वालों को कोई कुछ नहीं पूछता, कोई दंड नहीं देता। दंड तो उन्हें भी मिले और ऐसा मिले कि वे कभी भूल ना पाएं, पर उन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। दमड़ी भी अगर होशियार होता और जरा रात रहते आकर कोठरी में सो जाता तो फिर किसे खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा। पर वह गरीब इतना चंट न था। दमड़ी के पास कुल 6 बिसे लगभग 1/4 बीघा जमीन थी। उसके परिवार में कुल सदस्य भी 6 ही थे, 2 लड़के 2 लड़कियां और उसकी स्त्री। सभी खेती में लगे रहते थे, फिर भी साल भर पेट की रोटियां तक न जुटा पाते थे। इतनी सी जमीन क्या ही सोना उगल देती। अगर घर के सभी सदस्य घर से बाहर निकलकर मजदूरी करने लगते तो आराम से रह सकते थे, लेकिन पुश्तैनी किसान मजदूर कहलाना अपमान न सह सकता था। इसी बदनामी से बचने के लिए 2 बैल बांध रखे थे। दमड़ी के वेतन का एक बड़ा भाग बैलों के दाने चारे में ही कहीं उड़ जाता था। ये सारी तकलीफें मंजूर थीं, परंतु खेती छोड़कर मजदूर बनना मंजूर नहीं था। किसान की जो प्रतिष्ठा है वह मजदूर की कहाँ हो सकती है, चाहे वह रुपया रोज ही क्यों ना कमाए। किसानी के साथ मजदूरी करना इतने अपमान की बात नहीं। द्वार पर बंधे बैल दमड़ी की मान की रक्षा किया करते थे, पर बैलों को बेचते ही इस प्रतिष्ठा पर भी दाग ही लग सकता था। एक दिन राय साहब बोले दमड़ी से, ठंड में कांप क्यों रहा है, कपड़े क्यों नहीं बनवाता? दमड़ी, सरकार, पेट की रोटी तो पूरी नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाऊं? राय साहब, बैलों को बेच क्यों नहीं देता तू? सैकड़ों बार समझा चुका, पर न जाने क्यों इतनी मोटी सी बात तेरी समझ नहीं आती है। दमड़ी, सरकार, बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहूंगा, लड़की की सगाई भी ना होगी और पंचायत में टाट बाहर हो जाऊंगा। राय साहब, इन्हीं हरकतों से तुम लोगों की दुर्गतियां हो रही हैं। ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप है। मेरी तरफ मुड़कर बोले, क्यों मुंशी जी, इस पागलपन का भी कोई इलाज है? जाड़ों में मर रहे हैं पर दरवाजे पर बैल जरूर बांधेंगे। दमड़ी, जनाब, यह तो अपनी अपनी समझ है। राय साहब, ऐसी समझ को दूर से सलाम कीजिए। मेरे यहाँ कई पुश्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था। गाना बजाना, दावतें, रिश्तेदारों को न्योता और गरीबों को कपड़े देना इत्यादि कई हजार रुपयों पर पानी फिर जाता था। पिताजी के सिधारते ही पहले ही साल मैंने यह उत्सव बंद कर दिया। राय साहब आगे बोलते हैं, क्योंकि फायदा कुछ नहीं, मुफ्त में 4-5 हजार की चपत पड़ती थी। सारे कस्बे में बवाल मचा, आवाजें उठी, किसी ने नास्तिक तो किसी ने मुझे ईसाई कहा, लेकिन यहाँ इन बातों की परवाह कहाँ। थोड़े ही दिनों में सारा शोर शराबा शांत हो गया। और हाँ, एक और झंझट था कि कस्बे में किसी के यहाँ भी शादी हो तो लकड़ी मुझसे लेने आ जाएं। पुश्तों की यही रस्म चली आती थी। पिताजी तो दूसरों से दरख्त मोल ले लेकर भी इस रस्म को निभाया करते थे। मैंने फौरन लकड़ी देना बंद कर दिया। इस पर भी लोग बहुत रोए धोए, पर मैं दूसरों का रोना धोना सुनूं या अपना फायदा
देखूं, फिजूल लकड़ी देने की रस्म बंद करने से ही सालाना 500 रुपए की बचत हो गई। अब कोई भूलकर भी इन बातों के लिए मुझसे कहने नहीं आता। मेरे हृदय में फिर से वही प्रश्न कौंधा, इन दोनों में से कौन सभ्य है? कुल प्रतिष्ठा पर प्राण देने वाला मूर्ख निर्धन किसान दमड़ी, या फिर धन पर कुल मर्यादा की बलि देने वाले बुद्धिमान धनवान राय रतन किशोर? एक बार राय रतन किशोर के समक्ष एक बड़े प्रभावशाली पुरुष का मुकदमा पेश हुआ। शहर का एक रईस कत्ल के मामले में फंस गया था। उसकी जमानत करने के लिए राय साहब की बहुत खुशामदें होने लगी। इज्जत की बात थी। रईस साहब की अपेक्षा थी कि चाहे रियासत ही क्यों ना बिक जाए, पर इस मुकदमे से बेदाग निकल जाऊं। कई सिफारिशें लगाई गईं, परंतु राय साहब पर कोई असर न हुआ। रईस आदमी की प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत देने की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ती थी। आखिर जब कोई उपाय न चला तो रईस की पत्नी ने राय साहब की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी। रात के 10 बजे थे। दोनों महिलाओं में बातें होने लगीं। 20,000 देने की पेशकश की गई थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी समय राय साहब के पास दौड़ती हुई आई और कहने लगी, ले लो, अगर तुम ना लोगे तो मैं लूंगी। राय साहब ने कहा, इतनी बेसब्र ना हो, वह औरत तुम्हें अपने दिल में क्या समझेगी? कुछ अपनी इज्जत का ख्याल है कि नहीं? माना की रकम बड़ी है और इससे मैं एक बार के लिए तुम्हारी आए दिन की फरमाइशों से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन सिविलियन की इज्जत भी तो कोई मामूली चीज नहीं है। तुम्हें पहले बिगड़ कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसी बेहूदी बातें करनी हो तो यहाँ से चली जाओ। रिश्वत का नाम मैं अपने कानों से भी नहीं सुनना चाहती। राय साहब की स्त्री, यह तो मैंने पहले ही किया, बिगड़कर खूब खरी खोटी सुनाई। क्या मैं इतना भी नहीं जानती? बेचारी मेरे पैरों पर सिर रखकर रोने लगी। राय साहब, क्या यह भी कहा था कि अगर राय साहब से रिश्वत की बात कहूंगी तो वे मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे? स्त्री, अजी, मैं न जाने ऐसी कितनी बातें कह चुकी हूँ, लेकिन वह औरत किसी तरह टाले न टलती है, रो रो कर जान दे रही है। राय साहब, उससे कोई वादा तो नहीं कर दिया तुमने? स्त्री, वादा? मैं तो रुपए लेकर संदूक में रख आई, नोट थे। राय साहब, तुम कितनी अव्वल बेवकूफ हो। ईश्वर तुम्हें कभी समझ देगा या नहीं? मुझसे कहा तक नहीं और रुपए लेकर संदूक में रख दिए। अगर किसी तरह बात खुल जाए तो गजब हो जाए। स्त्री, तो भाई अब सोच लो मैं क्या करूं? अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपए लौटा दूं। राय साहब, फिर वही बेवकूफी की बात। अब तो जो कुछ होना था हो चुका। ईश्वर पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी, परंतु तुम्हारी जुर्रत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें पता है यह सांप की बांबी में हाथ डालने के बराबर है। मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है। मैंने दिल ही दिल में ठान लिया था कि इस मामले में हाथ ना डालूंगा, लेकिन तुम्हारी हिमाकत के सामने मेरी कुछ चलने भी पाएगी। स्त्री, मैं जाकर रुपए लौटा देती हूँ। राय साहब, मुझे लगता है कि तुम मुझे फंसाकर ही मानोगी। इधर तो स्त्री पुरुष का यह अभिनय चल रहा था, उधर दमड़ी उसी समय अपने गांव के मुखिया के खेत से ज्वार काट रहा था। आज वह रात भर की छुट्टी लेकर घर आया था। बैलों के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं है। अभी उसका वेतन मिलने में भी कई दिनों की देरी थी। मोल ले न सकता था। घर वालों ने दिन में कुछ घास छील कर बैलों को खिलाई तो थी, परंतु वह ऊंट के मुंह में जीरा थी। इतनी सी घास से भला क्या होता? दोनों बैल भूखे खड़े थे और दमड़ी को देखते ही दोनों पूंछ खड़ी करके हुंकारने लगे। जब वह पास गया तो दोनों उसकी हथेलियां चाटने लगे। बेचारा दमड़ी मन मसोस कर रह गया। सोचा, इस वक्त तो कुछ हो नहीं सकता, सवेरे किसी से कुछ उधार लेकर चारा ले आऊंगा। लेकिन जब रात के 11 बज गए, दमड़ी की आंख
खुली तो देखा कि दोनों बैल अभी भी नांद पर ही खड़े हैं। चांदनी रात थी। दमड़ी को जान पड़ा कि बैल उसकी ओर उपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे हैं। बैलों की क्षुधा वेदना देखकर दमड़ी के नेत्र सजल हो गए। किसान को अपने बैल अपने लड़कों के समान प्यारे होते हैं। वह उन्हें पशु नहीं, अपना मित्र, सहायक और परिवार का अंग मानता है। बैलों को इस तरह खड़ा देखकर नींद दमड़ी की आंखों से भाग गई। वह सोचता हुआ उठा, हंसिया निकाला और चारे की फिक्र में रात को ही चल पड़ा। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे। दमड़ी के हाथ कांपने लगे, लेकिन बैलों की दशा ने उसे विचलित कर दिया था। चाहता तो कई गठरियां काट सकता था, लेकिन वह चोरी करते हुए भी चोर न था। दमड़ी ने केवल उतना ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए पर्याप्त होता। सोचा कि अगर किसी ने मुझे देख भी लिया तो उससे कह दूंगा कि बैल भूखे थे इसलिए काट लिया। उसे विश्वास था कि इतने थोड़े से चारे के लिए उसे कोई दोषी नहीं मानेगा। वह उसे बेचने के लिए तो काट नहीं रहा है, फिर ऐसा निर्दयी कौन होगा जो मुझे इस पुनीत कार्य के लिए भी पकड़ ले। फिर भी अगर बहुत करेगा तो अपने चारे के दाम ले लेगा। उसने यह भी सोचा कि चारे का थोड़ा सा होना ही उसे चोरी के अपराध से बचाने के लिए काफी था। चोर उतना काटता है जितना उससे उठ सके। चोर को किसी के फायदे और नुकसान से क्या मतलब। गांव के लोग दमड़ी को चारा ले जाते देखकर बिगड़ते जरूर, पर कोई उसे चोरी के इल्जाम में ना फंसाता। लेकिन संयोग से हल्के के थाने का सिपाही उधर आ निकला। वह तो पड़ोस के बनिए के यहाँ जुआ होने की खबर पाकर कुछ ऐंठने की टोह में आया था। दमड़ी को चारा सिर पर उठाते देखा तो संदेह हुआ, इतनी रात गए कौन चारा काटता है, हो ना हो कोई चोरी से काट रहा है। सिपाही डांट कर बोला, कौन चारा लिए जाता है, रुक जा। दमड़ी ने चौंक कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही। हाथ पांव फूल गए। कांपते हुए बोला, हुजूर थोड़ा सा ही काटा है, देख लीजिए। सिपाही, थोड़ा काटा हो या बहुत, है तो चोरी। खेत किसका है? दमड़ी, बलदेव महतो का। सिपाही ने समझा था कि कोई बकरा फंसा है, अब इससे ऐंठूंगा, लेकिन दमड़ी के पास भला क्या रखा था। सो सिपाही उसे थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया। मुकदमा राय साहब ही के ही दरबार में पेश किया गया। राय साहब ने दमड़ी को फंसा हुआ देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम लिया। फिर बोले, यह मेरी बदनामी की बात है, तेरा क्या बिगड़ा। साल 6 महीने की सजा हो जाएगी। शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग यही तो कहेंगे कि राय साहब का आदमी ऐसा बदमाश और चोर है। तू मेरा नौकर ना होता तो मैं तुझे कम सजा देता, लेकिन तू मेरा नौकर है इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की। और यह कहकर राय साहब ने दमड़ी को 6 माह की सख्त कैद का हुक्म सुना दिया। उसी दिन उन्होंने खून के अति गंभीर मुकदमे में प्रतिष्ठित रईस की जमानत ले ली। मैंने दोनों वृत्तांत सुने और मेरे दिल में यह ख्याल और भी पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य, सज्जन और जेंटलमैन हैं। अगर आप में यह कला नहीं है तो आप असभ्य, गंवार और बदमाश हैं। यही सभ्यता का रहस्य है। मित्रों, यह कहानी आज के दौर में भी उसी शाश्वत वास्तविकता को प्रस्तुत करती है कि दुनिया का अब यही चलन बन गया है। कोई काली कमाई से महल और अट्टालिकाएं बनवाए तो सब उसकी बड़ाइयां करते नहीं थकते हैं, और ईमानदारी से जीवन जीने वाले को हास्य
और मूर्खता का पर्याय बताते हैं। यही दुनियादारी है और यही सभ्यता के रहस्य का नवीनतम रूप है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए, और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।